चुनाव के वक्त जिस बिहार के अंदर से नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, चिराग पासवान, प्रशांत किशोर, इनकी खबरें आनी चाहिए, इनसे जुड़ी न्यूज आनी चाहिए, ऐसे दौर में मैं संजय यादव जो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं। संजय यादव सबसे ज्यादा वायरल है, सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग है। और उसकी वजह क्या है कि उनकी जो पूरी शख्सियत है वो चाणक्य और जयचंद, इनके बीच में कहीं त्रिशंकु की तरह फंसी हुई है। समर्थकों के लिए, तेजस्वी के समर्थकों के लिए, खुद तेजस्वी यादव के लिए, आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के लिए भी संजय यादव एक चाणक्य हैं। तो वहीं तेज प्रताप के जो समर्थक हैं, रोहिणी आचार्य के जो समर्थक हैं, और जो नहीं चाहते कि लालू परिवार में फूट पड़े, लालू परिवार अलग दिखे, उनके लिए संजय यादव की छवि वही जयचंद जैसी है जिसके बारे में तेज प्रताप इशारा करते हैं। ऐसे में मेरे अंदर यह जिज्ञासा हुई कि आखिर संजय यादव कौन है, उनकी शख्सियत कैसी है, आरजेडी के लिए वो कितने जरूरी हैं, और आखिर उनमें ऐसा क्या है जिसकी वजह से तेजस्वी यादव और लालू यादव सारे आरोप झेल रहे हैं कि भाई इनकी वजह से परिवार में बिखराव हो रहा है, पार्टी में टूट पड़ी। ये सब तेजस्वी और लालू यादव झेल रहे हैं, लेकिन संजय यादव का बाल भी बांका नहीं हो पा रहा है। आखिर ऐसा संजय यादव में क्या है? तो मैंने संजय यादव के बारे में जो अध्ययन किया, संजय यादव की स्पीच सुन के, संजय यादव के इंटरव्यू सुन के, जो संजय यादव के बारे में जानकारी जुटाई, और जो मैंने पाया कि आखिर संजय यादव की पर्सनैलिटी क्या है और वो आरजेडी के लिए इतने आवश्यक क्यों हैं, आपको मैं वो सारी बातें बताऊंगा कि आखिर मैंने अपने अध्ययन में क्या पाया। संजय यादव की पहली बड़ी परफॉर्मेंस, जिसकी वजह से वो लालू यादव और तेजस्वी यादव के एकदम दिल में बस गए और राजनीति में जिसका असर दिखा, वो था साल 2015। हुआ क्या था, संघ का मुखपत्र है ऑर्गेनाइजर और 5 जन, उसमें मोहन भागवत का एक इंटरव्यू छपा, जिसमें मोहन भागवत ने कहा कि आरक्षण क्या सही तरीके से लोगों को मिल रहा है, क्या जिस सोच के साथ आरक्षण को लागू किया गया था संविधान में, और जिस सोच के साथ आरक्षण की संरचना बनाई गई थी कि भाई इन जातियों को मिलेगा, इतने वर्षों तक मिलेगा, इस आधार पर मिलेगा, क्या वो सब सही तरीके से हो रहा है? कहने का मतलब मोहन भागवत ने कहा था कि आरक्षण की समीक्षा की जानी चाहिए। संजय यादव ने यह बयान जैसे ही देखा, वो लालू यादव के पास गए और उन्होंने कहा कि मोहन भागवत ने ऐसा कहा है। मैंने एक मीडिया रिपोर्ट्स में देखा कि एक पत्रकार थे, उन्होंने कहा कि लालू यादव ये देखते ही उछल पड़े कि मोहन भागवत ने बिहार विधानसभा चुनाव को बदल देने वाला बयान दिया है। सेल्फ गोल, ऐसा सेल्फ गोल जो आरएसएस ने किया और जो घातक हो गया बीजेपी के लिए। अक्सर आप देखते हैं कि बीजेपी कोई सेल्फ गोल करती है, आरएसएस की तरफ से सेल्फ गोल कम होते हैं, लेकिन मोहन भागवत का वो बयान, उस पर सबसे पहले लोग बताते हैं कि आरजेडी में सबसे पहले किसी की नजर पड़ी थी तो वो नाम था संजय यादव का। लालू यादव ने अब उस बयान को कैश कैसे किया? 2015 विधानसभा चुनाव जो बिहार में हुए थे, अगर उसकी स्मृतियां जो लोग भूल चुके हैं, मैं याद दिलाता हूं। लालू यादव और नीतीश कुमार एक होकर चुनाव लड़ रहे थे, तो उनका पलड़ा वैसे भी भारी था। लेकिन आप जानते हैं कि बीजेपी के पास जो इलेक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो इलेक्शन मशीनरी है, मतलब उसके कार्यकर्ता, और बीजेपी के पास मतलब ऐसा तो ही नहीं, देखिए आरजेडी के पास सीमित संसाधन है। आप किसी इलेक्शन में अगर पैसे खर्च कर रहे हो तो आरजेडी और बीजेपी की तुलना हो ही नहीं सकती। तो ऐसे दौर में बीजेपी अपनी पूरी ताकत से बिहार में उतरी थी, और कुछ ओपिनियन पोल में तो यह भी बताया जा रहा था कि बीजेपी चौंका सकती है, मतलब बगैर जेडीयू के सहारे बीजेपी अपनी सरकार भी बना सकती है। बीजेपी पूरी ताकत से जुट गई थी बिहार में। लेकिन मोहन भागवत के बयान को लालू यादव ने बिहार के हर घर में पहुंचा दिया, और जहां उसकी ज्यादा जरूरत है, यानी जो आरक्षण के जो लाभार्थी वर्ग हैं उनके बीच लालू यादव ने मोहन भागवत का बयान पहुंचा दिया कि आरक्षण तुमसे छीन लेंगे। अब नरेंद्र मोदी धुआंधार रैली कर रहे थे, खूब भीड़ जुटा रहे थे, खूब योजनाएं बता रहे थे और बिहार को बदल देने का वादा कर रहे थे। लेकिन नरेंद्र मोदी की रैलियों पर लालू यादव की सभाएं छोटी होती, रैलियां बहुत बड़ी होती। नरेंद्र मोदी की रैलियों पर लालू यादव की सभाएं भारी पड़ी। 2015 की बात कर रहा हूं। हाँ, यह भी सच है कि नरेंद्र मोदी बिहार में जगह जगह सभाएं नहीं कर सकते थे, पीएम का अपना प्रोटोकॉल होता है। अब बिहार लालू का राज्य है, लालू यादव तब सत्ता में थे नहीं, तो वो सभाएं कर सकते हैं, नुक्कड़ सभाएं कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किल था। खैर, लालू यादव की सभाएं नरेंद्र मोदी की रैली पर भारी पड़ी
और आपको पता है कि जब बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आए तो बीजेपी मुश्किल से 50 सीटें पार की गई थी। 50 सीटें मुश्किल से बीजेपी से पार हुई थी। 53 सीटों पर बीजेपी सिमट गई थी। नीतीश कुमार की शायद 71 सीटें थी और लालू यादव 80 सीटों पर थे, मतलब आरजेडी की 80 सीटें और नीतीश कुमार की जेडीयू 71 सीटें। कांग्रेस ने शानदार परफॉर्मेंस किया था, कहाँ 4 सीटें थी 27 पहुंच गई थी। तो सारा जो इक्वेशन है वो फिट बैठा। और जब बिहार चुनाव का मूल्यांकन किया जाता है तो 2015 का, तो उसमें 2 फैक्टर गिनाए जाते हैं कि भाई लालू और नीतीश मिलकर लड़े थे इसलिए जीते, और ये पहला फैक्टर। दूसरा, मोहन भागवत का वो बयान जिसे पकड़ा था संजय यादव ने। देर सवेर कोई भी पकड़ लेता उस बयान को, लेकिन संजय यादव स्पॉन्टेनियस रिएक्शन उन्होंने दिया था और उनको पता है कि किस बयान का राजनीति में क्या मतलब निकाला जा सकता है। और लालू यादव तो किसी भी चीज़ को एकदम सरल भाषा में वोटर तक कन्वे करने के उसमें माहिर है। तो संजय यादव की ये पहली पॉलिटिकल परफॉर्मेंस थी जो लालू यादव, तेजस्वी यादव ने, जिसका रिजल्ट अपनी आंखों के सामने देखा था। फिर उसके बाद मैंने बीबीसी की एक रिपोर्ट पढ़ी, तो उस बीबीसी की उस रिपोर्ट में यह जिक्र था कि 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव के साथ 2 लोग बहुत रहते थे। मतलब तेजस्वी यादव का जो सर्किल था उसमें दो चेहरे बड़े कॉमन थे, वो अक्सर दिख जाते थे तेजस्वी यादव के साथ, संजय यादव और मनी यादव। पॉपुलैरिटी में बात की जाए तो मनी यादव के सामने उस वक्त संजय यादव कहीं ठहरते नहीं थे। आरजेडी के जो कार्यकर्ता थे उनके बीच मनी यादव बड़े पॉपुलर बताए जाते थे। 2017 के बाद मनी यादव कहाँ गए किसी को पता नहीं चला। ये बीबीसी की रिपोर्ट को मैं कोट कर रहा हूं। ऐसे में संजय यादव देखते ही देखते तेजस्वी यादव का राइट हैंड कह लीजिए, या जिस पर तेजस्वी यादव सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं, वो शख्स बन गए। इतना भरोसा या इतना विश्वास की ड्राइविंग सीट पे बैठ गए संजय यादव, या इतना हक कह लीजिए। कुछ रिपोर्ट में कहा गया कि क्रिकेट के खेल के जरिए संजय यादव तेजस्वी यादव की मुलाकात हुई। कुछ ने कहा कि दोनों ने साथ में पढ़ाई की है। कुछ रिपोर्ट में यह आया कि अखिलेश यादव जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, उनसे पहले संजय यादव की मुलाकात थी, बाद में तेजस्वी यादव से मुलाकात हुई। अखिलेश यादव के बारे में संजय यादव कहते हैं कि हाँ, अखिलेश यादव और संजय यादव कहते हैं कि मेरे अखिलेश यादव से बहुत अच्छे संबंध हैं और उस विषय में वो बहुत ज़्यादा बात नहीं करते, कहते थे ये कुछ पर्सनल है। संजय यादव के जब 2020 का विधानसभा चुनाव आया बिहार में, तब इक्वेशन फिर बदल गए थे, क्योंकि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे। आरजेडी के लिए टिकना टफ था, क्योंकि नीतीश कुमार का क्या है कि 2005 के बाद से जिसके साथ नीतीश कुमार, उसी की बिहार में सरकार बन भी गई। लेकिन आरजेडी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी, 1 सीट के अंतर से। 75 आई आरजेडी की सीट और बीजेपी की सीट थी 74। भंवर के बीच आरजेडी का सरवाइव करना, तेजस्वी यादव ने वहां भी संजय यादव की रणनीति का लोहा मान लिया। लालू यादव सब देख रहे थे, अगर उनको कोई चीज खटकती तो वो तेजस्वी को बता देते, लेकिन लालू यादव को लग रहा था कि अभी सब चीजें सही चल रही हैं। तो ऐसे में संजय यादव और तेजस्वी यादव का रिश्ता जो है, भरोसे वाला रिश्ता, ये और मजबूत हो गया। अब यहां एक थ्योरी आती है कि संजय यादव और तेजस्वी यादव ये दोनों बहुत सालों से एक दूसरे के साथ हैं, इसीलिए तेजस्वी यादव संजय यादव पर भरोसा करते हैं। ये थ्योरी गलत है, क्योंकि अगर ऐसा होता, भाई संजय यादव तेज प्रताप यादव से तो ज़्यादा वक्त से तेजस्वी के साथ है नहीं। तेजस्वी यादव ने जब आंखें खोली थी, जब वो पैदा हुए, तो उसके पहले से तेज प्रताप हैं, उसके पहले से रोहिणी है। तो अगर वक्त, किसी के साथ हम कितने वक्त साथ हैं, यही रिश्तों का पैरामीटर होता, यही भरोसे का पैरामीटर होता, तो उस भरोसे पर तो संजय यादव कहीं टिकते नहीं, फिर तेज प्रताप और रोहिणी का नंबर आता। तो आखिर संजय यादव क्यों टिके हैं तेजस्वी यादव के साथ, और आखिर तेजस्वी यादव क्यों भरोसा करते हैं संजय पर? अब आते हैं इस विषय पर। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि संजय यादव एक कमाल के स्ट्रेटजिस्ट हैं, और राजनीति में भले ही उनकी पकड़, उनकी तुलना लालू यादव से बिल्कुल नहीं की जा सकती बिहार को समझने के मामले में, लेकिन फैक्ट पर बात करने में, सरकार की, अपनी सरकार की खूबियां गिनाने में और दूसरे की सरकार की खामियां गिनाने में संजय यादव का कोई मुकाबला नहीं। यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब मैंने संजय यादव के कुछ इंटरव्यू देखे, आप यकीन नहीं मानेंगे, वो लालू यादव और राबड़ी देवी के जो शासनकाल था, जब राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी, जब लालू यादव बिहार के सीएम थे, जिसको बीजेपी जेडीयू जंगल राज कहते हैं,
संजय यादव में वो क्षमता है कि वो उस दौरान के आंकड़े बताकर ये साबित कर देते हैं कि वो जंगल राज नहीं था, जंगल राज आज का दौर है, आज का बिहार जंगल राज है। कहने का मतलब जिस मुद्दे पर आरजेडी खुद बैकफुट पर जाती है, संजय यादव वहां भी आरजेडी को मजबूती से आरजेडी का पक्ष रखते हैं। अब देखिए, लालू यादव के शासन के दौरान या राबड़ी देवी के शासन के दौरान भाई शहाबुद्दीन फैक्टर से कोई इनकार नहीं कर सकता, ठीक है। सुभाष यादव, साधु यादव, ये फैक्टर से भी कोई इनकार नहीं कर सकता। इनकी वजह से आरजेडी शासन की बड़ी किरकिरी हुई थी, ये तो ओपन है, ये तो कोई बहुत रॉकेट साइंस है नहीं कि भाई कोई नहीं जानता। लेकिन जब संजय यादव फैक्ट गिनाने पे आते हैं तो वो बिहार में प्रति व्यक्ति कर्ज कितना है, तब कितना था, अब कितना है, तब कितना बजट था, अब कितना बजट है, तब कितना निवेश था, अब कितना निवेश है, ये सारे फैक्टर उनको मुंह जवानी याद है, ठीक है। अब जो आदमी दिन भर पॉलिटिक्स में ही रहता है उसके लिए भी ये कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा एक क्लेवर पर्सन, एक पढ़ा लिखा आदमी इसमें दक्ष हो सकता है। तेजस्वी यादव इंटरव्यू में भी कहते हैं कि संजय यादव की मेमोरी बड़ी शार्प है, उनको डेट के साथ डेटा याद रहता है। यानी फैक्ट पर, आप अगर फैक्ट पर बात करेंगे तो संजय यादव बहुत मजबूत हैं, और इसी वजह से जब वो दलीलें देते हैं तो हार्डकोर फैक्ट के साथ बातें करते हैं और लगता है कि ये सही कह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रहा हूँ। ये माना जाता है कि इस वक्त टीवी पर जितने भी प्रवक्ता आते हैं, सुधांशु त्रिवेदी से दक्ष, सुधांशु त्रिवेदी से काबिल प्रवक्ता किसी के पास नहीं, ऐसा माना जाता है। कम से कम मैं तो ऐसा ही मानता हूं। लेकिन संजय यादव को जब आप सुधांशु त्रिवेदी के साथ डिबेट करते देखेंगे तो आप भी कहेंगे कि वाह, ये तो बातें फैक्ट पे हो रही हैं। आपको संजय यादव की बातों में वजन लगने लगेगा। कहने का मतलब संजय यादव में फैक्ट के साथ अपनी बातों को मनवाने की जो कन्विंसिंग पावर होती है ना, वो है संजय यादव में। और आरजेडी को ऐसे प्रवक्ताओं की सख्त जरूरत है। आपने आरजेडी के प्रवक्ता देखे होंगे, और एक संजय यादव की मैं आपको एक और खूबी बताता हूं। आपने आरजेडी के प्रवक्ता देखे होंगे, कई बार वो हाइपर हो जाते हैं, कई बार वो दूसरे पर एकदम आक्रामक हो जाते हैं, तेज आवाज में बातें करने लगते हैं। उसमें महिला पुरुष दोनों प्रवक्ता हैं आरजेडी के। हो सकता है आरजेडी के समर्थकों को ये अच्छा लगता हो, पर चीखना चिल्लाना डिबेट का हिस्सा हो ही नहीं सकता। संजय यादव की जब आप बातें सुनेंगे, चाहे वो राज्यसभा में भाषण के दौरान हो या इंटरव्यू के दौरान, बड़ी पोलाइटली बात करते हैं। मतलब उनकी बातों से सीधा योगेंद्र यादव की याद आती है कि भाई कितना भी गंभीर मुद्दा हो, कैसे भी आरोप लगे, कैसा भी तीखा सवाल हो, विनम्रता जो है वो बातों से नहीं जाती। संजय यादव के आप इंटरव्यू देखिए, राज्यसभा में उनका संबोधन देखिए, या उनसे आप संजय यादव से रोहिणी आचार पे सवाल पूछ लीजिए, तेज प्रताप पे सवाल पूछ लीजिए। संजय यादव पोलाइटनेस जो उनके वक्तव्य में है वो नहीं छोड़ते। ये उनकी एक शख्सियत का प्लस पॉइंट है। कहने का मतलब, जो कहते हैं ना कि किसी भी योद्धा का जो सबसे बड़ा हथियार होता है, स्किल होती है, उसमें धैर्य भी एक ऑर्नामेंट होता है। संजय यादव के पास धैर्य है, आरोप सहने का और आरोपों का जवाब देने तक वो धैर्य से ही काम लेते हैं। आरजेडी में संजय यादव जिस स्पेस को भरते हैं वो स्पेस भरने वाला वाकई कोई नहीं। आप कहेंगे कि मनोज झा भी तो अच्छे प्रवक्ता हैं। मेरा मानना है कि मनोज झा और तेजस्वी यादव के बीच जो उम्र का गैप है और संजय यादव तेजस्वी यादव में जो उम्र की समानता है, यही सबसे बड़ा प्लस पॉइंट संजय यादव के फेवर में जाता है कि भाई तेजस्वी के हम उम्र हैं, या तेजस्वी युवा, संजय यादव युवा, मनोज झा युवा नहीं कहलाएंगे। तो हो सकता है युवा युवा का कनेक्शन जो है ये तेजस्वी यादव को ज़्यादा पसंद है, इसलिए वो संजय यादव को अपने करीब रखते हैं। वरना अगर पढ़े लिखे और दक्ष होने में बात करूं तो मनोज झा 20 साबित होंगे संजय यादव से। संजय यादव ने कंप्यूटर साइंस में मास्टर किया है। और क्या होता है कि जैसे बीजेपी और कांग्रेस देश की पुरानी पार्टी है। बीजेपी की स्थापना भले 1980 में हुई, पर जनसंघ से निकली है। अब आप बीजेपी के प्रवक्ता, और जब बीजेपी और जनसंघ के प्रवक्ताओं में आप कहेंगे कि ये बहुत पढ़े लिखे हैं, तो ये बहुत ऐसी बात नहीं कि भाई अरे बहुत पढ़े लिखे कहाँ से आ गए ये। कांग्रेस और बीजेपी जो कि पुरानी पार्टियां हैं, और इनसे भारत की आज़ादी के बाद जनसंघ से लोग जुड़ गए थे, और जब जनसंघ की स्थापना हुई 50 के शुरुआती दशक में और कांग्रेस में, तो इनमें पढ़े लिखे कार्यकर्ताओं की, पढ़े लिखे प्रवक्ताओं की फौज थी। एक दो नाम नहीं थे, फौज थी।
अब हम जब क्षेत्रीय राजनीति करने वाले दलों में जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि उनके पास भी पढ़े लिखे अच्छे काबिल नेताओं की, प्रवक्ताओं की एक बटालियन है, लेकिन फौज नहीं है। कांग्रेस और बीजेपी के मुकाबले तेज तर्रार, पढ़े लिखे, दक्ष प्रवक्ताओं की कमी हर क्षेत्रीय पार्टी के पास है। संजय यादव इस कमी को भी भरते हैं, और जब आप फैक्ट पे बातें करते हैं तो आपके नेता को पसंद आता है। और संजय यादव की तीसरी बड़ी खूबी, सोशल मीडिया के दौर में आरजेडी को एक ताकत के रूप में उभार देना। मतलब कहा जाता था ना कि लालू यादव का वोटर जो है, आरजेडी का जो वोटर है, वो बिहार का वो वोटर है जो सबसे ज्यादा पिछड़ा है, क्योंकि पिछड़ों की पॉलिटिक्स करती है आरजेडी। और मन से कहते हैं कि हमने शोषित वंचित समाज को हक दिया, जिस समाज को प्रतिनिधित्व का हक नहीं मिलता था। ये तो ओपन स्टेज से बात होती है। संजय यादव ने वक्त को समझा, उस वर्ग तक जो शोषित, वंचित, पिछड़ा या अति पिछड़ा है, सोशल मीडिया की रीच वहां तक भी पहुंचा दी। सोशल मीडिया में आरजेडी का जो नया अवतार हुआ है, जो आक्रामक आरजेडी हमें दिखती है, उसके पीछे जो दिमाग माना जाता है वो संजय यादव का दिमाग माना जाता है। अब आते हैं असली मुद्दे पर कि आखिर संजय यादव कहीं आरजेडी को टेक ओवर तो नहीं करना चाहते। ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी पार्टी दिमाग से तो चलती ही है, लेकिन उससे ज्यादा होता है चेहरा। चेहरा कौन है? जैसे बीजेपी की बात करते हैं, चुनावी रणनीतिकार अमित शाह बेहतर माने जाते हैं, लेकिन चेहरे के तौर पर जो लोकप्रियता है वो नरेंद्र मोदी की है। अब उस अंतर को अमित शाह कभी नहीं भर सकते, कभी नहीं। मतलब पॉपुलैरिटी का जो मीटर है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बीच बहुत बड़ा गैप है। जबकि गुजरात के जब असेंबली चुनाव होते थे, तब नरेंद्र मोदी से ज्यादा वोटों से अमित शाह जीतते थे, सरखेज असेंबली से। पर जब आप नेशन वाइड पॉपुलैरिटी में आते हैं या कार्यकर्ताओं के बीच पॉपुलैरिटी में आते हैं, तो नरेंद्र मोदी बहुत आगे निकल आते हैं। इसी तरह संजय यादव कितने भी माहिर हों, कितने भी अच्छे पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट हों, लेकिन जहां बात आएगी चेहरे की, जनता में स्वीकृति की, मास अपील की, अपने आप तेजस्वी के सामने से संजय यादव गायब हो जाएंगे। गायब मतलब तुलनात्मक रूप से। संजय यादव इस अंतर को पहचानते हैं। वो किसी जल्दबाजी के मूड में नहीं है कि मैं जल्दी पार्टी टेक ओवर करूं। वो फ्रंट सीट पे तो बैठ सकते हैं, वो पार्टी को फ्रंट पर लीड नहीं कर सकते। संजय यादव को पता है कि आरजेडी में जो चेहरा है वो तेजस्वी यादव हैं। लालू यादव भी तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर चुके हैं, और संजय यादव चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकते कि आरजेडी का चेहरा वो बन जाए, आरजेडी को वो कंट्रोल करे, आरजेडी को वो चलाए। कुछ लोग कहते हैं कि लालू यादव से मिलना आसान है, लेकिन तेजस्वी यादव से मिलना मुश्किल है। ये बात सच है। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जब तक संजय यादव नहीं चाहेंगे, आप तेजस्वी यादव से नहीं मिल पाएंगे। चलिए मान लिया ये भी सच है, पर इसकी मर्जी कौन देता है? जाहिर सी बात है, तेजस्वी यादव ने ये तय कर रखा होगा कि संजय कौन मुझसे मिलना चाहता है, कौन नहीं, ये तुम देख लेना। ये तो तेजस्वी यादव ने तय कर रखा होगा ना, वरना क्या तेज प्रताप ये कहते? रोहिणी की नाराजगी इतनी बढ़ जाती कि रोहिणी को यह साबित करना पड़ता, वो फोटो और वो वक्तव्य लिखने पड़ते कि मैंने किडनी दी, जो अपने जीवन की परवाह नहीं करता। इस तरह की बातें रोहिणी को नहीं कहनी पड़ती। और आरजेडी का जो धड़ा है, तेजस्वी यादव का धड़ा, संजय यादव के प्रशंसकों का धड़ा, वो रोहिणी से ही सवाल कर रहा है कि आपने अगर किडनी दी तो बदले में क्या कुछ मांगा था, जैसे पार्टी में पद, ये टिकट। रोहिणी ने कहा जिस दिन ये कोई साबित कर देगा मैं राजनीति छोड़ दूंगी। रोहिणी के त्याग को कभी न झुटलाया जा सकता है, न उसको कमतर आंका जा सकता है। लेकिन चूंकि उन्होंने टारगेट पर संजय यादव को लिया, और संजय यादव को टारगेट पर लेने का मतलब है तेजस्वी यादव को टारगेट पर लेना, इसलिए आरजेडी का एक जो फैन बेस है वो भड़का है रोहिणी पर भी कि जब चुनाव आ रहे हैं तो आप इस तरह की बातें करके आरजेडी का गेम क्यों बिगाड़ लेंगे। और ऐसा सिर्फ तेजस्वी यादव या आरजेडी के साथ नहीं है कि संजय यादव जैसा शख्स कोई अचानक पावर सेंटर या बहुत पावरफुल बन के उभरा। जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे, तब देखिए ब्रजेश मिश्रा कितने पावरफुल थे, रंजन भट्टाचार्य जो दत्तक दामाद थे अटल बिहारी वाजपेयी के, कितने पावरफुल थे। ये होता है। मुलायम सिंह यादव के समय एक समय ऐसा भी था, कभी आजम खान बहुत पावरफुल, उनको मिनी सीएम कहा जाता था, तो कभी अमर सिंह, समाजवादी पार्टी में वही होता था, मुलायम सिंह यादव वही करते थे जो अमर सिंह कहते थे।
मतलब एक वक्त ऐसा भी था कि शिवपाल यादव से ज़्यादा तरजीह अमर सिंह को दी जाती थी समाजवादी पार्टी में, क्योंकि मुलायम सिंह ऐसा चाहते थे। और उन्हीं अमर सिंह को जब मुलायम सिंह नाराज हुए तो पार्टी से बाहर निकाल दिया गया। पार्टी नेता और चेहरे से चलती है, स्ट्रेटजिस्ट से नहीं। वरना जेडीयू में प्रशांत किशोर को नंबर 2 बना दिया गया था। तब लग रहा था कि जेडीयू का जो भविष्य है वो प्रशांत किशोर है, बंगला उंगला सब आवंटित हो गया। लेकिन हुआ क्या, पीके और जेडीयू का रिश्ता भी टूट गया, क्योंकि नीतीश कुमार को लगा कि कुछ चीजें आउट ऑफ द बॉक्स जा रही हैं। संजय यादव और तेजस्वी यादव के रिश्तों का सबसे बड़ा टेस्ट ये चुनाव है, बिहार विधानसभा चुनाव 2025। क्योंकि तेजस्वी यादव के परिवार में ही कुछ लोग ऐसे हैं जो संजय यादव से इतने नाराज हैं कि अगर आरजेडी को अपेक्षित सफलता नहीं मिली या एनडीए की सरकार बन गई तो वो लोग इस पूरी हार के लिए, संभावित भविष्य की मैं बात कर रहा हूं, मैं कोई रिजल्ट नहीं दे रहा हूं, अगर एनडीए की सरकार बनती है तो तेजस्वी के परिवार के अंदर से, आरजेडी के समर्थकों के अंदर से एक स्वर आएगा कि संजय यादव को हटाओ। पर संजय यादव, जैसा मैंने कहा, अगर कुछ गड़बड़ कर रहे होते ऐसा कि पार्टी के लिहाज से कि संजय यादव के फैसले गड़बड़ हैं, तो तेजस्वी से पहले लालू यादव टोक देते। संजय यादव आरजेडी में इसलिए ही सिर्फ नहीं बने हुए हैं कि तेजस्वी यादव ही भर चाहते हैं कि संजय यादव उनके साथ रहें। लालू यादव खुद चाहते हैं कि संजय यादव के तौर पर एक रणनीतिकार, एक सलाहकार तेजस्वी यादव के साथ रहे। तो संजय यादव की यह कहानी, मैंने फिर कहा, जितनी कॉम्प्लेक्स दिखती है उतनी सिंपल है, क्योंकि भारत की राजनीति में ऐसे कई उदाहरण हैं। और उड़ीसा का एग्जाम्पल तो भूलिए मत, वीके पांडियन, पूर्व आईएएस अफसर, जिनकी वजह से नवीन पटनायक की सरकार चली गई, क्योंकि कहा गया कि नवीन बाबू की सरकार में होता वही है जो वीके पांडियन चाहते हैं। और जब बीजू जनता दल न सिर्फ विधानसभा चुनाव हारी, बल्कि 2004 के लोकसभा चुनाव में 21 में से 20 सीटें बीजेपी जीत गई, बीजू जनता दल के गढ़ में। उसके बाद पांडियन की राहें भी बीजू जनता दल से अलग हो गई। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि 2025 का विधानसभा चुनाव तेजस्वी और संजय यादव के रिश्तों का सबसे बड़ा टेस्ट है। और ये बात संजय यादव को भी पता है, इसलिए उनका फोकस विवादों पर नहीं है, उनका फोकस पूरी तरह चुनाव पर है। अभी कितने टिकट मिलेंगे इस पे, सीट शेयरिंग पर इस पे, कहां से किसके साथ गठबंधन करना है इस पे। एक हार्डकोर राजनीतिज्ञ की तरह इस समय संजय यादव के दिमाग में एक ही चीज चल रही है, 2025 बिहार विधानसभा चुनाव जीतना और तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना। और अगर यह हो गया तो सारे विवाद जो संजय यादव को लेकर हैं फना हो जाएंगे और संजय यादव बिहार के अंदर पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर बनकर उभरेंगे। और तेजस्वी यादव, जाहिर सी बात है, अगर वो बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं तो आरजेडी का ही ये रिवाइवल नहीं होगा, बल्कि लालू यादव के उस फैसले को भी एक आयाम मिलेगा जिसकी वजह से उन्होंने परिवार में फूट तो स्वीकारी, तेज प्रताप को परिवार से निकाला, लेकिन तेजस्वी के साथ, तेजस्वी के सलाहकारों के साथ, तेजस्वी की इच्छा के साथ कोई समझौता नहीं किया। टॉप सीक्रेट की रिपोर्ट पसंद आई, उसको शेयर करिएगा। संजय यादव को लेकर आपके मन में क्या राय है? क्या वाकई 2025 डिसाइड करेगा तेजस्वी और संजय यादव का रिश्ता, इस रिश्ते का अंजाम? आप जो भी सोचते हैं अपनी राय कमेंट करके बताइए और टॉप सीक्रेट को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।